दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार तेलुगु इमोशनल फील गुड मूवी को लेकर, जिसकी स्टोरी का फर्स्ट हाफ सुनकर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इस मूवी की एंडिंग किस तरफ जा रही है। इमोशंस, लव, ड्रामा सब कुछ इतना पैना है कि आपको ये मूवी हमेशा याद रहेगी। और बात करें क्लाइमेक्स की, तो मुझे लगता है कि इस मूवी का क्लाइमेक्स ही इस मूवी की असली जान है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम वासु नाम के एक कैरेक्टर को देखते हैं। वासु एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर है जो एक बड़े प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करने के लिए काफी टाइम से एक शॉर्ट फिल्म बनाने के पीछे पड़ा है। लेकिन उसको अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिला। अब मूवी के पहले सीन में वासु अपने दोस्त प्रमोद के कैफे पर कुछ लड़कियों का ऑडिशन लेता है, जहां वो एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर देता है। प्रमोद कहता है कि आखिर तुम्हें इस शॉर्ट फिल्म के लिए कैसी लड़की चाहिए, तो वासु कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जिसके मूवमेंट उसके एक्सप्रेशन से अच्छे से मैच करें। वासु ये कह ही रहा होता है कि तभी वासु सामने एक लड़की को सिगरेट पीते देखता है जिसका नाम होता है कीर्ति। वासु उसे देखते ही समझ जाता है कि बस यही वो कैरेक्टर है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। अब वासु और प्रमोद कीर्ति को अप्रोच करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये दोनों कीर्ति का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां कीर्ति के पिता को लगता है कि ये दोनों मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वासु बताता है कि मैं एक डायरेक्टर हूं, तो वो भी इम्प्रेस हो जाता है और वो खुद भी कीर्ति को कहते हैं कि बेटा देख लो, ये मौका अच्छा है, तुम्हारा करियर बन जाएगा। इधर वासु कीर्ति को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने काम के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी ये फोटो तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा। असल में कैफे में वासु ने कीर्ति की सिगरेट पीते हुए फोटो खींच ली थी, इसलिए अब कीर्ति को भी आखिरकार मानना ही पड़ता है। लेकिन वो कहती है कि ये काम 2 हफ्ते में निपट जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए मुंबई जा रही हूँ। वासु इस बात पर हाँ कर देता है। अब अगले दिन से ही शूटिंग शुरू हो जाती है और वासु हर तरीके से अपना बेस्ट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग के दौरान कुछ लोग कीर्ति को कहते हैं कि क्या आप इस फिल्म की हीरोइन हैं? क्या हम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं? तो कीर्ति खुशी के मारे हाँ कर देती है। लेकिन असल में ये लोग कीर्ति को छेड़ने आए थे। अब ये उसे जबरदस्ती छूने लगते हैं, जिसके चलते वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब थोड़ी देर तक तो वासु ये सब इग्नोर करता है, लेकिन उसे जैसे ही लगता है कि अब हद पार हो गई है, तो वो अपने कैमरा स्टैंड के साथ सभी को मारने के लिए दौड़ता है। जिस बीच इन सब की आपस में एक जबरदस्त फाइट होती है। अभी तक तो लड़ाई काफी हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन तभी एक आदमी वासु के सर पे पीछे से डंडा मार देता है और इतने में वासु के दिमाग में सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। उसके कान से हल्का सा खून बहने लगता है। उसे अजीब अजीब तरह के शोर के साथ साथ मंदिर की घंटियां भी सुनाई देने लगती हैं। सभी को अब ऐसा लगता है कि वासु अपना होश खो बैठा है। वो एग्रेसिवली सभी को स्टैंड से जोर जोर से मारने लगता है कि तभी प्रमोद उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसकी आवाज लगाते ही वासु होश में आ जाता है। अब वो देखता है कि उन गुंडों को बहुत तेज चोट लगी है और जिस कैमरा स्टैंड से वो सभी को मार रहा था, वो कैमरा स्टैंड भी अब टूट चुका है। अब अगले सीन में वासु अपनी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर को दिखाता है, जो उसे काफी पसंद आती है। अब प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही उसे अगली स्क्रिप्ट महीने भर में खत्म करने को कहता है। अब वासु रोज कोशिश करता है कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके, लेकिन उसे कोई नया आइडिया नहीं आता। अब महीना बीतने वाला होता है और प्रोड्यूसर का फोन आता है कि वासु अपनी स्क्रिप्ट लेकर कल आ जाना, कल मुझे आउट ऑफ इंडिया निकलना है, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। अब वासु अपना रूम लॉक करके शराब पीते हुए फिर से स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी की पूरी शराब खत्म हो जाती है, पर वासु स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पाता। अब काफी देर बाद अचानक फिर से वासु के बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। उसके कान से फिर से खून बहने लगता है और इसके बाद वो अपनी मूंछ पर हाथ फेरते हुए एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डालता है। अगले दिन प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते ही बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि वासु तुम एक बहुत अच्छे राइटर हो और इस स्टोरी का क्लाइमेक्स तो माइंड ब्लोइंग है। अब इस पर हम दोनों मूवी बनाएंगे। इस खुशी में वासु अपने दोस्त प्रमोद और कीर्ति को अपने घर पर पार्टी देता है। यहाँ कीर्ति वासु को इस बड़ी अचीवमेंट की खुशी में एक प्यारा सा पर्पल कलर का शर्ट देती है और कहती है कि जब तुम एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाओगे तो उस दिन ये शर्ट पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इधर इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है
कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। थोड़ी देर बाद प्रमोद वहाँ से चला जाता है और कीर्ति और वासु एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वासु फिर से अपना होश खो बैठता है। उसके कान से खून आने लगता है, उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो किसी रोजी का नाम लेने लगता है, जिसे सुनते ही कीर्ति कहती है कि तुम किसी दूसरी लड़की का नाम ले रहे हो। ये कहते ही कीर्ति उसे जोर का धक्का देती है, जिससे वासु को फिर से होश आ जाता है। वो कहता है कि मैंने किसी रोजी का नाम नहीं लिया। लेकिन कीर्ति कहती है कि तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन वासु सारी बातें अपने दोस्त प्रमोद को बताता है, तो प्रमोद कहता है कि कौन है ये रोजी, मुझे तो बता दे। वासु कहता है कि मैं सच में नहीं जानता कि ये रोजी कौन है और मैंने इसका नाम क्यों लिया। इस पर प्रमोद कहता है कि खैर कोई बात नहीं, अब तो कीर्ति भी मुंबई चली गई, तुम भी अब अपने काम पर फोकस करो। इधर वासु अब मन लगाकर अपनी स्क्रिप्ट पर शूटिंग शुरू कर देता है और कई महीनों की मेहनत के बाद वो अपनी फाइनल मूवी थिएटर में रिलीज करता है और कुछ ही दिनों में ये मूवी सुपर डुपर हिट भी हो जाती है, जिसके बाद वासु थोड़े ही टाइम में काफी फेमस हो जाता है। प्रोड्यूसर कहता है कि वासु, मुझे बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर विशाल का फोन आया है, वो इस मूवी की हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं और वो उसमें भी तुम्हें एज ए डायरेक्टर चाहते हैं। ये सुनकर वासु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फिर अगले सीन में वासु बॉलीवुड प्रोड्यूसर विशाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, जहां विशाल वासु की मूवी की खूब तारीफ करता है और साथ में ये भी अनाउंस करता है कि वासु ने हमारे साथ आने वाली अगली 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन तभी बीच कॉन्फ्रेंस में वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है कि मिस्टर वासु को कॉपीराइट के केस में अरेस्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही मीडिया में हलचल मच जाती है। प्रोड्यूसर विशाल कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हैं। चारों तरफ लोग और मीडिया वासु को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और भर भर कर गालियां देते हैं। इधर दूसरी तरफ कीर्ति अपनी साइकोलॉजी की क्लास ले रही होती है कि तभी उसके डैड उसे फोन करके कहते हैं कि कीर्ति, तुम्हें याद है वो शॉर्ट फिल्म वाला लड़का वासु, उसे पुलिस ने कॉपीराइट के केस में अरेस्ट कर लिया है। मैं तुम्हें न्यूज लिंक भेज रहा हूँ, तुम खुद पढ़ लो। कीर्ति न्यूज ओपन करती है और तभी वो नोटिस करती है कि वासु ने कॉन्फ्रेंस में उसकी दी हुई पर्पल कलर की शर्ट पहनी है, जिससे कीर्ति को लगता है कि शायद उसने उस दिन ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। वासु तो उसे सच में अभी भी याद करता है। इधर वासु का दोस्त प्रमोद हर वकील को फोन करके देख लेता है, पर कोई भी उसका केस लेने को रेडी नहीं होता, जिसके बाद कीर्ति अपनी कजिन पद्मा को ये केस लड़ने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पद्मा कहती है कि हालांकि मैं तुम्हारी कजिन हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे वैसे तो कभी याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई लीगल हेल्प चाहिए तभी तुरंत तुम्हें मेरी याद आ जाती है। खैर जो भी हो, मैं इस केस के लिए फीस चार्ज करूंगी। इसके बाद पद्मा वासु से जेल में मिलती है, जहाँ पद्मा कहती है कि तुम पर ये कॉपीराइट केस देश की एक बड़ी कंपनी एसआर पब्लिकेशन ने लगाया है। तुमने उनका एज इट इज बुक कॉपी किया है और फिर उस पर ये मूवी भी बनाई, और अब तो तुमने हद ही कर दी। उनकी 2 और फेमस तेलुगु और बंगाली नॉवेल्स की कॉपी करके उसका भी स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर विशाल को बेच दिया। अरे कम से कम कैरेक्टर के नाम तो बदल लेते। अब पद्मा कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, तुम कोर्ट में अपनी गलती मान लेना, इसमें तुम्हें कम सजा मिलेगी। ये सुनते ही वासु भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने ये नोवेल खुद लिखी है, ना कि किसी से कॉपी की है। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता तो ये केस छोड़ दो, मैं कोई दूसरा वकील हायर कर लूंगा। इस पर पद्मा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर वो कीर्ति से कहती है कि ये बहुत जिद्दी है, मैं इसे कह रही हूँ कि अपनी गलती मान ले, लेकिन ये अपनी बात पर ही अड़ा है, तुम कोई और लॉयर कर लो। इस पर कीर्ति पद्मा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज कुछ करो। तो पद्मा कहती है कि मेरे अपोनेंट में मेरे गुरु मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं, वो तो मेरे इंस्पिरेशन हैं। उनके सामने लड़ने का मतलब साफ साफ केस हारना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसे बेल मिल जाए। हालांकि हम ये केस जीत नहीं सकते। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां लॉयर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेरे क्लाइंट एसआर पब्लिशर के 3 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं, जो 1970 के लेजेंडरी राइटर श्याम सिंह रॉय की राइटिंग है। इन नॉवेल्स की एज इट इज कॉपी करके वासु ने खूब नाम और पैसा कमाया, जबकि ये कॉपीराइट एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। यहाँ पर कृष्णमूर्ति कोर्ट में ओरिजिनल नॉवेल्स भी पेश करते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि नॉवेल एज इट इज वासु की स्क्रिप्ट से मिलती है। इस पर वासु कहता है कि ये मेरी ही स्क्रिप्ट है, मैंने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया, आप चाहे तो मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लें। अब कृष्णमूर्ति भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले सीन में वासु का टेस्ट होता है और अगले दिन कोर्ट में टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसके हिसाब से वासु झूठ नहीं बोल रहा था।
अब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट को हम मेन प्रूफ नहीं मान सकते, मिस्टर वासु को कोई दूसरा एविडेंस देना होगा। इस पर लॉयर पद्मा कोर्ट से वासु की बेल की रिक्वेस्ट करती है और साथ ही कुछ वक्त मांगती है जिसमें ये एविडेंस इकट्ठा कर सकें, जिसके बाद कोर्ट वासु की बेल के साथ साथ 3 दिन की मोहलत देता है। अब अगले सीन में वासु, कीर्ति, पद्मा और प्रमोद आपस में इस केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां वासु अभी भी अपनी बात पर अड़ा होता है। दूसरी तरफ पद्मा एसआर पब्लिशर की बुक शो करती है, जहां वो कहती है कि एसआर पब्लिशर में एसआर का मतलब सिंह रॉय है। असल में इन सभी बुक्स का राइटर श्याम सिंह रॉय है। मैंने इनकी पूरी फैमिली स्टडी कर ली है। श्याम की माँ तेलुगु और पिता बंगाली थे। उनकी लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद वो दोनों वेस्ट बंगाल में जाकर बस गए। श्याम के 3 बड़े भाई थे। श्याम वेस्ट बंगाल के खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। वो अपने टाइम के एक फेमस राइटर और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। 1977 के बाद उनके बारे में कोई खबर नहीं है और वो शायद मर चुके हैं और किसी को नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ पर है। 1985 में उनके 3 भाई भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। अभी उनके बेटों ने ही तुम पर ये केस किया है। वो कहती है कि अब काफी ढूंढने पर भी किसी को श्याम की कहीं पर कोई फोटो नहीं मिली, तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखते थे। ये कहकर पद्मा श्याम की किताब को आगे कर देती है और वासु उस किताब को पढ़ने लगता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वासु को बंगाली नहीं आती थी और वो किताब बंगाली भाषा में लिखी थी। अब पढ़ते पढ़ते वासु फिर से अपना होश खो बैठता है और हमेशा की तरह फिर से उसके कान से खून बहने लगता है। तभी प्रमोद कहता है, वासु तुम्हारे कान से फिर से खून बहने लगा है। और ये सुनकर वासु को फिर से होश आ जाता है। अब कीर्ति भी ये चीज नोटिस करती है। वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, जिसके चलते वासु के कान से खून निकलना और उसके थोड़े समय के लिए ब्लैकआउट हो जाना, इन सब चीजों में उसका एक पैटर्न लगता है, जिसको समझने के लिए वो वासु को लेकर अपने गुरु के पास चली जाती है, जो कि साइकोलॉजी की दुनिया में एक एक्सपर्ट थी। अब ये दोनों मिलकर वासु पे क्लिनिकल हिप्नोसिस करते हैं, जिसके चलते ये पता कर सकें कि जब वासु ब्लैकआउट हो जाता है तो उसके कान से खून बहने लग जाता है, तब एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब इसको लेकर पूरा सेटअप किया जाता है और मैम उससे हिप्नोसिस के दौरान कुछ सवाल पूछती हैं, जिसके चलते वासु अब धीरे धीरे फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और उसके कान से फिर से खून बहने लगता है। इस बीच वो फिर से एक नाम लेता है, रोजी। तो मैम पूछती हैं कि ये रोजी कौन है, तो वासु कहता है, अमार स्त्री यानी मेरी वाइफ। अब मैम कहती हैं कि क्या रोजी ने तुम्हें किताबें दी? ये कहता है, नहीं, ये किताबें तो तब लिखी भी नहीं गई थी। मैम पूछती हैं कि तुम कब की बात कर रहे हो? तो वासु कहता है, साल 1969 की। अब मैम पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वासु अपनी मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहता है, श्याम सिंह रॉय। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम वासु यानी श्याम सिंह रॉय की पूरी लाइफ को देखते हैं। खड़गपुर वेस्ट बंगाल, साल 1969। श्याम अपने काम से वापस लौट रहा होता है कि तभी वो गांव में कुएं के पास कुछ लोगों को देखता है जो पानी मांग रहे थे। इस पर श्याम कहता है कि मांगने की बजाय खुद कुएं से पानी क्यों नहीं निकाल लेते। इस पर वहाँ के बड़े लोग श्याम को रोकते हैं। वो कहते हैं कि श्याम ये छोटी जात का है, इसलिए ये कुआं नहीं छू सकता। तो दूसरा कहता है कि ये अछूत है, अगर ये पानी छुएगा तो पानी भी अछूत हो जाएगा। इस पर श्याम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग इस जमीन पर चलना बंद कर दो और इस हवा में सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि ये अछूत भी उसी जमीन पर चल रहा है और उसी हवा में सांस ले रहा है। श्याम कहता है कि हर इंसान को प्यास लगती है, इसलिए सभी को पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने का पूरा पूरा हक है। ये सब सुनकर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि अगर इसने कुआं छुआ तो हम इसका घर जला देंगे। इस पर श्याम उस छोटी जात के आदमी को उठा के कुएं में फेंक देता है। अब वो कहता है कि अब ये पानी भी तुम लोग मत पीना, क्योंकि ये भी अछूत हो गया है। श्याम जाते हुए कहता है कि उसके घर को जलाने से पहले ये बात याद रखना कि ये श्याम सिंह रॉय तुम्हारा घर भी जानता है। इसके बाद श्याम घर पहुंचता है, जहां श्याम के सबसे बड़े भाई, जिसे वो पिता समान मानता है, वो उसे जोर से चांटा लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो आज किया उसकी वजह से हमें गांव वाले गांव से निकाल देंगे। इस पर श्याम कहता है कि वो मुझे क्या निकालेंगे, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इस समय पर श्याम का तीसरा भाई मनोज हमेशा श्याम का सपोर्ट करता है। वो कहता है, श्याम आज ही नवरात्रि शुरू हुई है, कम से कम पूरे त्योहार तक तो रुक जाओ। इस पर श्याम कहता है कि त्योहार तो हर साल आ जाएगा, लेकिन मेरा गया हुआ कीमती वक्त दोबारा नहीं आएगा। अब रात को श्याम अपने बड़े भाई के पैर छू के वहाँ से निकल जाता है। श्याम जैसे ही अब नदी किनारे पहुँचता है
तभी उसे पता लगता है कि नाव वाला वहाँ पर नहीं है और वो नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में प्रोग्राम देखने गया है, जिस वजह से श्याम ना चाहते हुए भी मंदिर पहुँच जाता है। मंदिर में काफी भीड़ होती है, जहाँ थोड़ी देर में कुछ लड़कियों का डांस शुरू हो जाता है। श्याम को उनमें से एक लड़की पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और वो अपना होश खो बैठता है। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी लड़कियां मंदिर के अंदर चली जाती हैं। तभी नाव वाला श्याम के पास आकर कहता है कि दादा, आप मुझे ढूंढ रहे थे। श्याम पूछता है कि ये लड़कियां अंदर क्यों गई, जिस पर नाव वाला कहता है कि ये सभी देवदासियां हैं जिन्हें बांग्लादेश से लाया गया है। ये सभी ईश्वर की पत्नियां हैं, कोई भी आदमी इन पर नजर नहीं रख सकता। लेकिन श्याम तो मन ही मन उनमें से एक लड़की को पसंद करने लगा था। अब हम मंदिर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सारी देवदासियां लाइन से खड़ी होती हैं। तभी मंदिर का महंत वहाँ आता है और उनमें से एक लड़की की तरफ इशारा करता है और अंदर चला जाता है। अब महंत का सेवक उस लड़की से कहता है कि जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, अगर देरी हुई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। असल में महंत रोज उनमें से एक लड़की के साथ रात बिताता था। अब हम अगले सीन में श्याम को देखते हैं, जो अब नवरात्रि तक गांव में ही रुकने का फैसला करता है। आज वो उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, तुम्हारा नाम क्या है, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तभी पीछे से उसकी सहेली उसको आवाज देती है कि मैत्री चलो अंदर, देर हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम मैत्री है। अब रात को मैत्री अपनी सहेली शशि को बताती है कि आज पहली बार किसी लड़के ने मुझसे बात की और तो और वो मुझे बाहर मिलने के लिए भी कह रहा था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है मानो मैत्री भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रही हो। अगली रात मंदिर में देवदासियों की लीडर लोगों को एक नाटक कथा के तौर पर बताती है कि हम देवदासियां हैं, ईश्वर की दासी, और ईश्वर का घर मंदिर ही हमारा घर है और इससे बाहर जाना हमें अलाउड नहीं है। इस पर श्याम बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहता है कि पूरी दुनिया ही ईश्वर ने बनाई है, इसलिए पूरी दुनिया ही ईश्वर का घर है, तो जाने आने में क्या दिक्कत है। यहाँ ऐसा लगता है कि श्याम ये बातें इनडायरेक्टली मैत्री को कह रहा था। खैर, अब प्रोग्राम के बाद श्याम मैत्री को कहता है कि मैं आज रात 10 बजे तुम्हारा मंदिर के बाहर इंतजार करूंगा। इधर मैत्री भी 10 बजते ही चुपके से दबे पांव मंदिर के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि श्याम उसका बाहर इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मैत्री कहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे हो क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद श्याम के मनाने पर मैत्री उसके साथ बाहर नदी के किनारे चली जाती है और ये दोनों नाव में बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ श्याम कहता है कि मैत्री, नाम तो तुम्हें मंदिर से मिला है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम क्या रखा था? इस पर मैत्री कहती है कि मैं उनसे जरूर पूछती, अगर उनसे कभी मिली होती। तो अब मैत्री श्याम से पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो श्याम कहता है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं वो हर बातें जो दुनिया को बतानी चाहिए उन्हें अपने राइटिंग से बताता हूँ। अब मैत्री कहती है कि अच्छा, तुम अगर दुनिया को मेरे बारे में बताना चाहो तो कैसे बताओगे? तो यहाँ श्याम कविताओं में पिरो के बहुत प्यारे तरीके से मैत्री को डिफाइन करता है। अब इस तरह हर रात श्याम और मैत्री मिलने लगते हैं। यहाँ पूरे दिन मैत्री एक बंद मंदिर में गुलाम की तरह रहती थी और रात में श्याम के साथ आजाद परिंदे की तरह घूमती थी। एक रात गुलाब के बाग में श्याम मैत्री को कहता है कि तुम इस गुलाब की तरह हो जो अपनी खूबसूरती और प्यार चारों ओर बिखेरती हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रोजी है। मैत्री को ये नाम बहुत पसंद आता है। अब विजयादशमी से एक रात पहले रोजी और श्याम फिर से एक नदी के किनारे मिलते हैं। रोजी को पता होता है कि कल के बाद उसकी ये आजादी चली जाएगी। श्याम उसको कहता है कि रोजी, तुम मेरे साथ कोलकाता चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो रोजी कहती है कि मैं एक देवदासी हूँ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो श्याम कहता है कि ये सब लोगों द्वारा बनाई गई कुरीतियां हैं, क्या तुम इस लाइफ में खुश हो? नहीं ना, तो चलो मेरे साथ। श्याम कहता है कि कल विजयादशमी है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, कल के बाद हम साथ में एक नई लाइफ शुरू करेंगे। अगले सीन में हम विजयादशमी की रात देखते हैं, जहां श्याम काफी देर तक रोजी का वेट करता है, पर इस बार वो नहीं आती। तभी वो नोटिस करता है कि एक डॉक्टर उस मंदिर में जा रही है। अब श्याम भी उसके पीछे अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर सारी देवदासियां रोजी को घेर कर बैठी होती है। आज रोजी रो रही थी और उसके पूरे शरीर पर चोट लगी थी। श्याम रोजी की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब हम कुछ देर
पहले का सीन देखते हैं जहां रोजी श्याम के साथ जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी हमेशा की तरह वो महंत मंदिर में आ जाता है और इस बार वो एक छोटी सी बच्ची जो कि देवदासी थी उसकी तरफ इशारा करता है और ये देखकर वो बच्ची रोने लगती है। तभी रोजी उस बच्ची का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी, हम देवदासियां ईश्वर की पत्नियां हैं, इसलिए हम भी देवी समान हैं, हम किसी आदमी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं। ये सब सुनते ही महंत रोजी को पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम ईश्वर की नहीं मेरी दासियां हो और इसी के साथ वो उस पर टॉयलेट कर देता है। अब ये सब सुनते ही श्याम गुस्से में उबल पड़ता है। श्याम दूसरे मंदिर में जाता है जहां महंत यज्ञ कर रहा था और मंदिर में घुसने के साथ ही श्याम एक एक करके महंत के सभी आदमियों को पीटने लगता है, जिसके बाद महंत के साथ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में श्याम महंत को मार मार के घायल कर देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर आग में फेंक देता है। अब श्याम कहता है कि आज से कोई भी यहाँ की दासी नहीं। फिर श्याम और रोजी वहाँ से कोलकाता चले जाते हैं और एक नई लाइफ शुरू करते हैं। श्याम रोजी को लेकर रॉयल ब्रेस नाम की एक जगह पर जाता है और वहाँ काम करने के बदले उसे खाने और रहने की जगह मिल जाती है। रोजी की आंखों में खुली दुनिया को देखने की खुशी ही अलग होती है। अब ये दोनों वहाँ शादी कर लेते हैं और श्याम वही प्रेस में काम करने लगता है, तो दूसरी तरफ रोजी लड़कियों को क्लासिकल डांस सिखाने लगती है। अब एक सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर इन्हें कहती है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, जिस पर रोजी खूब रोती है, लेकिन श्याम उसको गले लगाकर कहता है कि भगवान की इच्छा को कोई नहीं बदल सकता, हमें साथ रहना है, बच्चे तो हम गोद भी ले सकते हैं और शायद भगवान ने इसीलिए ऐसा किया ताकि हम किसी बच्चे की जिंदगी को बदल सकें। अब कुछ दिन बाद श्याम अपनी राइटिंग प्रेस के मालिक को दिखाता है जो उन्हें काफी पसंद आती है। अब धीरे धीरे श्याम उस प्रेस के न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके नाम की किताबें भी छपने लगती हैं, जो हर जगह काफी फेमस हो जाती हैं। धीरे धीरे श्याम अपनी किताबों और विचारों से लोगों में बदलाव लाता है। समाज की कुरीतियों पर वार करते हुए वो लोगों को जागरूक करता है। फिर रोजी एक दिन श्याम से कहती है कि श्याम, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं इस देवदासी की प्रथा से बाहर आ गई, लेकिन अभी भी लाखों लड़कियां हैं जो उसमें फंसी पड़ी हैं। कितना अच्छा होता अगर वो भी मेरी तरह आजाद हो पाती। ये सुनकर अब श्याम को अपना नया मकसद मिल जाता है। वो अपने लेखन से सरकार पर दबाव डालता है, जिसके चलते देवदासी प्रथा कुछ ही टाइम में सरकार की तरफ से बंद कर दी जाती है। अब श्याम और रोजी मिलकर ऐसा ट्रस्ट खोलते हैं जिसमें सभी को रोजगार मिले। इस तरह श्याम हर जगह फेमस हो जाता है, लेकिन अभी भी समाज के कुछ वर्ग उसके विचारों को पसंद नहीं करते थे और उसकी किताबों को पब्लिकली जला दिया करते थे। लेकिन श्याम तेजी से नए विचार समाज के सामने रखता जा रहा था। अब कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अगले सीन में हम श्याम के तीसरे बड़े भाई मनोज को देखते हैं, जो श्याम से मिलने आता है। वो कहता है कि बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तुम मेरे साथ गांव चलो। श्याम के लिए तो वैसे भी उसके बड़े भाई पिता समान थे, इसलिए वो तुरंत गांव जाने की तैयारियां शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रोजी कहती है कि प्लीज मत जाओ, उस गांव में हमने बहुत कुछ देखा है, हमें आए इतने साल हो गए, मुझे तो डर लग रहा है वहाँ कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो न जाए। लेकिन श्याम रोजी को वादा करता है कि वो सही सलामत वापस लौटेगा। अब रास्ते में नाव में श्याम एक छोटी सी स्टोरी लिखता है और अपने भाई मनोज को कहता है कि इसे पढ़कर मुझे अपना ओपिनियन देना। अगले सीन में ये दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं, जहां मनोज को उसका बड़ा भाई बाजार से सामान लेने भेज देता है। अब घर में दोनों बड़े भाई श्याम के लिए खाना परोसते हैं। तभी सबसे बड़ा भाई कहता है कि हालांकि तुमने बहुत नाम कमा लिया है, लेकिन हमें तुम्हारे विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये सब छोड़ो, हमने तुम्हारे लिए अपने कास्ट की एक लड़की देख ली है, उससे शादी कर लो और यहीं रहो। ये सुनते ही श्याम खाने से उठ जाता है और कहता है कि आपको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, अगर आपने मुझे इन सब चीजों के लिए यहाँ बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। उसका ये कहना होता ही है कि तभी ये दोनों मिलकर उसे चाकू मार देते हैं। श्याम सिर्फ देखता रह जाता है और उसकी भाभियां भी किसी को नहीं रोकती, बल्कि उल्टा दरवाजा बंद कर लेती हैं। असल में ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड था। अब श्याम से उसका भाई कहता है कि तुम्हारी सोच और काम की वजह से गांव वालों ने हमें भी इज्जत देना बंद कर दिया है और तुम्हें मारकर हम अपनी इज्जत वापस पाएंगे। श्याम को अभी भी यकीन नहीं होता कि उसके पिता जैसे बड़े भाई ने उसके साथ ऐसा किया। तभी मनोज बाजार से आ जाता है। वो ये सब देखकर रोने लगता है और कहता है कि श्याम, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। इधर श्याम अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सिर्फ रोजी को याद करता है। उसे इस बात का अफसोस था
कि रोजी को दिया वादा सही सलामत वापस आने का वो पूरा नहीं कर पाया। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वासु हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे रोजी को ढूंढने कोलकाता जाना होगा। वो दोबारा उसी प्रेस में जाता है जहाँ रोजी को इस श्याम ने छोड़ा था। हमें पता लगता है कि अब रोजी वहाँ पर नहीं है। वो तो श्याम के वापस ना लौटने पर उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए चली गई थी। अब वासु को लगता है कि शायद रोजी भी इस दुनिया में नहीं है। अब अगले दिन कोर्ट की डेट होती है, जहाँ लॉयर कृष्णमूर्ति इन सारी बातों को एक मनगढ़ंत कहानी बताता है। वो कहता है कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती, और वैसे भी कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस पर यकीन करती है। इधर लॉयर पद्मा पूरी कोशिश करती है, मगर अफसोस कोर्ट इन बातों पर यकीन नहीं करती। अब अगले सीन में कोर्ट जैसे ही लॉयर कृष्णमूर्ति के फेवर में अपना फैसला सुनाने जाती है, तभी अचानक कोर्ट में कोई आ जाता है, और ये होता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। असल में कार एक्सीडेंट में श्याम के तीनों बड़े भाई नहीं मरे थे। मनोज अभी भी जिंदा ही था। मनोज अब व्हील चेयर पर कोर्ट में आता है। मनोज सबसे पहले वासु को देखता है और वो समझ जाता है कि यही मेरा भाई श्याम है। अब वो कोर्ट में ये गवाही देता है कि वासु ही श्याम है, यही मेरे भाई का पुनर्जन्म है, यही श्याम सिंह रॉय है। इस पर कृष्णमूर्ति कहता है कि हम आपकी बात को भी क्यों माने, आपके पास क्या कोई एविडेंस है जो ये साबित कर सके। मनोज कहता है कि हाँ, मेरे पास एविडेंस हैं। दरअसल मनोज जब श्याम को लेकर वापस जा रहा था, तब नाव में श्याम ने एक स्टोरी पढ़ने को दी थी और कहा था कि अपना ओपिनियन देना। लेकिन श्याम के मरने के बाद वो स्टोरी कहीं नहीं छपी और मनोज के पास ही रह गई। लेकिन वही स्टोरी मनोज ने ऑनलाइन पर एक फीचर फिल्म में देखी थी। ये वही फीचर फिल्म थी जिसे वासु ने कीर्ति के साथ बनाई थी। अब मनोज कहता है कि हो सकता है कि पब्लिश्ड बुक्स की कॉपी कर ली हो वासु ने, लेकिन आप ये सोचो कि जो किताब अभी तक छपी नहीं, उस पर वासु ने ये फीचर फिल्म कैसे बनाई। इसलिए ये बात साफ है कि यही मेरा भाई श्याम सिंह रॉय है। और साथ ही एज ए चेयरमैन ऑफ एसआर पब्लिशर मैं ये केस वापस लेता हूँ, और इसी के साथ ये केस डिसमिस हो जाता है। अब वासु मनोज से मिलता है, जहां मनोज फिर से रोते हुए कहता है कि श्याम, मुझे माफ करना, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि बड़े भाई तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम तो हमेशा से ही जिद्दी थे, इसलिए अपनी जिद से फिर यहाँ आ गए। ये कंपनी तुम्हारी ही है। इस पर वासु कहता है कि मैं ये कंपनी लेकर क्या करूँगा जब मैं अपना वादा ही नहीं निभा पाया। मुझे यकीन है कि रोजी ने मरते दम तक मेरा इंतजार किया होगा। इस पर मनोज कहता है कि श्याम, रोजी अभी भी जिंदा है और तुम्हारी राह अभी भी देख रही है। अब मनोज श्याम को रोजी का पता देता है। अगले सीन में वासु देखता है कि रोजी समुद्र किनारे खड़ी है। तभी वो उसके पास जाता है। वो पीछे मुड़ती है और वासु को देखकर चौंक जाती है। दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे रोजी को यकीन था कि श्याम वापस जरूर लौटेगा। अब कुछ देर तक ये दोनों बिना बोले एक दूसरे को ऐसे ही निहारते हैं, और फिर रोजी श्याम के गले लग जाती है और चैन की सांस लेती है, या कह लो आखिरी सांस लेती है, और इसके बाद वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। वासु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।